नमस्कार दोस्तों। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रिसेंटली बयान आया है कि देश के अंदर जो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, बेरोजगारी देखने को मिल रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है डीमोनेटाइजेशन। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट हाई इन इंडिया ड्यू टू इल कंसिडर्ड डीमोनेटाइजेशन डिसीजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट हो गया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो क्या कारण रहे होंगे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण था जिसकी वजह से बार बार डीमोनेटाइजेशन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है कि यह बहुत बड़ा कारण है आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट होने का, जीडीपी नीचे आने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है, कहां से यह बयान आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अटैक करते हुए यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट इस समय देश के अंदर ज्यादा है। इनफॉर्मल जो सेक्टर है हमारा, जो कि काफी बड़े मात्रा में कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट के मामले में, वो इस समय एकदम नीचे आ चुका है। और इसका जो मेन कारण है वो यही है कि इट इज बिकॉज ऑफ इल कंसिडर्ड डीमोनेटाइजेशन डिसीजन। तो नवंबर 2016, आई एम श्योर आप सबको याद होगा कि जो डीमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का जो फैसला था, ये बिना सोचे समझे लिया गया, जिसकी वजह से आज हमें यह स्थिति देखने को मिल रही है। प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकार के साथ किसी भी प्रकार की जो बातचीत है वो नहीं करती है। तो ये जो बयान है, मैं आपको बता दूं कि इस समय केरला में के अंदर इस जो आपका इलेक्शंस वगैरह कैंपेन्स है वो चल रहा है, और वहां पर एक इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, बेसिकली कांग्रेस आइडियोलॉजी से थोड़ा सा एफिलिएटेड है ये। तो वहां पर डेवलपमेंट समिट वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया था और उन्होंने यह बताया कि इस समय सरकार जो टेम्पररी मेजर्स ले रही है, जैसे कि क्रेडिट प्रॉब्लम को सुधारने के लिए जो भी लिक्विडिटी रिलीज किया गया है, यह आगे चलकर एक बहुत बड़ा क्रेडिट क्राइसिस में बढ़ने वाला है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो फेडरलिज्म है और रेगुलर कंसल्टेशन करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये सारी चीजों को मिलकर लड़ा जा सके, ऐसा यहां पर इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो चलिए, ये तो बयान था, लेकिन अब हम थोड़ा समझने की, लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर डीमोनेटाइजेशन को ब्लेम क्यों किया जाता है फॉर दी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये तो आपका कोविड का है, चलो अगर हम इतना ये मान लेते हैं कि ये कोविड का है, उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो लगातार आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर प्रॉब्लम आपका जीडीपी की जो कोविड है उसकी वजह से हुआ है, ये तो आपका 23.9%, चलो हम मान लेते हैं कि यहां पर ये, और बात भी सही है कि कोविड का एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी है इसको नीचे लाने में। लेकिन पहले का अगर आप पूरा आंकड़ा देखो तो वो भी आपका गिरता जा रहा था। और इसके पहले भी अगर हम देखें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये जो डिसीजन था 2016 8 नवंबर मुझे याद है रात को लिया गया था, राइट, 2016 में। तो यहां पर अगर हम देखें तो उस समय जीडीपी हमारी करीब यहां पे आ चुकी थी, इजंट इट, मतलब 6.5% के आसपास जो क्वार्टर चल रहा था, इसी के आसपास चल रहा था आपका। लेकिन यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि डीमोनेटाइजेशन डिसीजन के बाद आप देखिए ये जीडीपी हमारी बढ़ रही थी, ठीक है। तो काफी लोग शॉक हो गए कि यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि जीडीपी तो नीचे जाएगी, लेकिन ये बढ़ क्यों रही थी। तो करीब आप कह सकते हो अगले 3 क्वार्टर तक, मतलब डीमोनेटाइजेशन डिसीजन के बाद से लेकर अगले 3 या 4 क्वार्टर भी मान लीजिए, ये जीडीपी हमारी बढ़ ही रही थी और ये ऊपर आ चुका था, अच्छी बात थी। लेकिन उसके बाद से नीचे जाने लगी। तो यहां पर क्या डीमोनेटाइजेशन की वजह से हम कह रहे थे कि जीडीपी नीचे जाएगी, जीडीपी नीचे जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट भी यहां पर बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी नीचे जा रही है मतलब क्या है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जॉब्स लॉसेज होंगे। तो बेसिकली ऐसा कारण क्या है कि आगे के बाद, कुछ समय के बाद यहां पर जीडीपी नीचे जाने लगी, पहले से ही यहीं से क्यों नहीं जीडीपी नीचे जाने लगी, इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर फर्दर आप इसको देख सकते हो कि जीडीपी हमारी ऊपर जा रही थी, 2016 का ये वाला यहां पर होगा, और जीडीपी हमारी 6.5 के आसपास आ चुकी थी उस समय जब डिसीजन लिया गया डीमोनेटाइजेशन का, और उसके बाद से जीडीपी हमारा 8.1%, ये हाईएस्ट स्तर पर आ गया था, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है बेसिकली। तो सबसे पहले आपको याद होगा जो डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन है वो, आप एक चीज बताओ किसको अफेक्ट किया था, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, कैश को नोटबंदी कर दी गई। नोट जो कैश है वो ज्यादातर कहां पर इस्तेमाल होता है, आप खुद सोचिए, ये होता है इनफॉर्मल सेक्टर। और हमारे देश के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर कितना परसेंटेज कवर करता है, जो ओवरऑल यहां पर एम्प्लॉयड हैं, लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने परसेंट लोग इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं। ऑल्दो अगर आप आंकड़ा देखोगे तो करीब 85% के आसपास बताया जाता है, लेकिन अगर हम आईएलओ का भी मान लें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने 81% बोला हुआ है कि 81%, और बाकी का 18-19% आप कह लो फॉर्मल सेक्टर में है। तो
कैश क्रंच की वजह से, जो कैश में दिक्कत आई थी उस समय 2016 में, तो यहां पर 80% से ज्यादा संख्या हमारी जो एम्प्लॉयड है उसको दिक्कत होने लग गई थी। अब आप खुद सोचो इसकी वजह से क्या होगा। यहां पर कैश में प्रॉब्लम आएगी तो जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उसको रॉ मटेरियल परचेस करने में, वेजेस पेमेंट करने में, इन सब में चीजों में दिक्कत आने लगेगी। मतलब कि सिस्टम में से कैश निकल गया है तो इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। अब इसका मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा सकता हूं। उस समय का अगर आप न्यूज देखोगे, जैसे 30 दिसंबर आप देख लो 2016, कई सारे आंकड़े आए थे जिसमें यह बताया गया था कि लोगों की इनफॉर्मल सेक्टर में नौकरी जा रही थी। फॉर्मल सेक्टर उतना प्रभाव नहीं हुआ था। फॉर्मल सेक्टर में तो चीजें स्टिल डिजिटलाइजेशन और कई सारे कानूनों की वजह से वो चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था सच। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में आप देखो क्या हो रहा है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो लोग कहां पर जाएंगे। अगेन जो मनरेगा वाला काम है वो लोग करने लग गए, इसीलिए इसकी संख्या बढ़ने लग गई। ये दर्शाता है कि प्रॉब्लम डेफिनेटली इनफॉर्मल सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा था। और यहां पर भी आप आंकड़ा देख सकते हो, बिहार स्पेशली यूपी, वहां पर लोगों की संख्या जो है कई वर्षों के मुकाबले आप देखोगे तो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स की संख्या मनरेगा के अंदर बढ़ रही है। और मनरेगा में जॉब डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है, सिंपली लोगों की नौकरियां कहीं और जा रही हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से जा रही हैं। अब इसका इनडायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है वो कौन होगा। इनफॉर्मल सेक्टर अगर अफेक्ट हो रहा है तो आप खुद सोचो सप्लाई में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। अगर इनफॉर्मल सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वेजेस नहीं पे कर पा रहे हैं, तो वहां पर सप्लाई में दिक्कत आएगी। लेकिन डिमांड तो अचानक से रिड्यूस होगा नहीं। लोग तो है ना, आप तो खाओ पियोगे तो डिमांड तो आपका चल ही रहा है। स्पेशली जो कम प्राइस के जो गुड्स होते हैं उसका डिमांड तो बना ही हुआ था। तो डिमांड आपका बना हुआ था, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर की जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो गई थी। तो वो जो सप्लाई है उसको फुलफिल किसके द्वारा किया जा रहा था, वो फुलफिल किया जा रहा था फॉर्मल सेक्टर के द्वारा। तो इसलिए इनडायरेक्टली क्या हुआ कि उस समय जब डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया गया तो इसका बेनिफिशियरी एक तरह से आप कह सकते हो वो डायरेक्टली हो गया आपका फॉर्मल सेक्टर। और इसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि जब डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन आया तो एक तरह से जो जीडीपी का नंबर है ज्यादातर आप देखोगे उसमें फॉर्मल सेक्टर का जो इंपैक्ट है वो ज्यादा होता है। और इसीलिए फॉर्मल सेक्टर में आप देखिए तो लगातार यहां पर हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि फॉर्मल सेक्टर बेनिफिट हो गया था इसकी वजह से। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि चलो ये बढ़ रहा था तो आगे भी बढ़ना ही चाहिए, फिर वो नीचे क्यों आने लग गया। अब इसका भी कारण है। अब आप देखो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब इनफॉर्मल सेक्टर में जब लोगों की नौकरियां जाने लगी, लोगों के पास जॉब नहीं था, तो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका डिमांड कम होने लगेगा। अचानक से कम नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे डिमांड कम होने लगेगा। तो अगले 3-4 क्वार्टर के बाद जब जीडीपी ऊपर तक चली गई तो लोगों की डिमांड भी फिर नीचे आने लग गई। डिमांड नीचे आने लग गई तो जो फॉर्मल सेक्टर को बेनिफिट हुआ था अब वो बेनिफिट उतना नहीं रह गया, क्योंकि डिमांड कम हो रही है। तो वो लोग भी अब धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने सप्लाई को कम करेंगे। इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं। देखो डिमांड कैसे कम हो रहा था, यहां पर भी आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। आप देखिए नवंबर 16, 2019 का ये आंकड़ा है। डिमोनेटाइजेशन के करीब 2-3 साल के बाद का भी आंकड़ा बताया गया था कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है पहली बार 4 दशक में नीचे आया है। 40 इयर्स में पहली बार कंज्यूमर स्पेंडिंग नीचे आया। कभी भी कंज्यूमर स्पेंडिंग इतना तेजी से नीचे नहीं आता था। डिक्रीज हो गया 3.7%। ऑल्दो कभी कभी होता था कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब कम रेट से बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा होता था। लेकिन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग नीचे चला गया, नेगेटिव में चला गया। और यहां पर आप देख सकते हो रियल वेज ग्रोथ, कोई भी आप आंकड़ा ले लीजिए, पर कैपिटा रियल वेज ग्रोथ, ये सारी चीजें आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से आप कह सकते हो फॉर्मल सेक्टर इंपैक्ट होने की वजह से जो वेज है, जो बाकी चीजें हैं वो आपकी नीचे आने लग गई। लोग डिमांड कम करने लगे। अब डिमांड कम करेंगे तो अगेन वहां से फिर क्या होने लग गया, जो जीडीपी है हमारी वो अब फिर नीचे आने लग गई, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर अफेक्ट हो गया, डिमांड नहीं हो रही थी। और इसी की वजह से लगातार आप देखोगे तो हमारी जीडीपी नीचे आती गई और 4% तक तो हम आ ही गए थे। और उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद नेगेटिव, और अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर नंबर है उसके ऊपर तो आपने देखा ही होगा, वीडियो मैंने बनाया था, 0.4% आपको बताया ही था। तो ये था। अब जीडीपी नीचे आएगा तो ये तो साफ से दर्शाता है ना, जीडीपी नीचे आने का मतलब ही डायरेक्टली यही हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा। अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी कंपनी में वर्कर कौन रखेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से बढ़ रहा है। यही तर्क दिया जाता है यूजुअली, अगर आप देखोगे जब भी इकोनॉमिस्ट के द्वारा किसी के भी द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट को रिलेट किया जाता है डिमोनेटाइजेशन से। तो आई होप कि ये जो रिसेंट स्टेटमेंट आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, उसको आप रिलेट कर पा रहे होगे। यही मेरा मेन मकसद था आपको बताने का लॉजिकल वे में, ताकि जब हम बात कर रहे हैं किसी चीज को लेकर तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए, सिर्फ चीजें ऐसे ही नहीं बात करनी चाहिए। तो जाने से पहले चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे आई एम श्योर आप कर लेंगे। रेड कॉलर वर्कर्स
ठीक है, जो रेड कॉलर वर्कर्स होते हैं वो कौन से सेक्टर के अंदर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर क्वाइनरी, आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।